बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी देखा कि दो दो दोस्त एक ही ट्रेनर से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, एक ही इंस्टीट्यूट में जाते हैं और एक ही जितनी फीस पे करते हैं, बट इनमें से एक तो सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन जाता है जबकि दूसरा स्ट्रगल में रहता है और काफ़ी अरसे मेहनत करने के बावजूद एक प्रोफेशनल अप्रोच हासिल नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जो जो स्टूडेंट कामयाब हुआ उसने ना सिर्फ वीडियोस देखने के पर इक्तफा किया बल्कि और ट्रेनिंग क्लासेस भी प्रॉपर ली और प्रैक्टिस को इंश्योर किया जैसा कि उसके मेंटोर ने उसको गाइड किया। जबकि जो नाकाम रहने वाले स्टूडेंट ने जस्ट वेलकम की वीडियोस देखी और उसने समझा कि मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा हो रहा है। इस लिहाज से आज हम ये बात समझने पर मजबूर होते हैं कि वेलकम या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में महारत हासिल करने के लिए हर किस्म की नॉलेज के साथ साथ हमें रिपीटेड एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। किसी भी डिज़ाइन की बैकबोन उसकी आर्ट वर्क होता है, उसके ऑब्जेक्ट की शेप होती है। अगर जो आप ख्वाब देखते हैं या प्लान करते हैं कि मैं डिज़ाइनर बनकर किसी ब्रांड को ज्वाइन करूंगा और 1 लाख प्लस सैलरी में जाऊंगा, तो इसके लिए लाजम है कि आज से ही तैयारी करें और प्रैक्टिस को इंश्योर करें। जैसा कि मैं आपको अक्सर क्लासेस में गाइड करता हूं कि आपको सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने के लिए मिनिमम 6 आवर डेली वर्किंग चाहिए फॉर 4 मंथ। और उसके बाद भी जब तक आपकी जॉब की प्लेसमेंट ना हो, आपने एक्सरसाइज को बंद नहीं करना। टाइम पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है बट आप किसी सूरत में जॉब की प्लेसमेंट तक एक्सरसाइज को बंद नहीं करेंगे। हमारी आज की क्लास 0102 यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल की सेकंड क्लास है और इसमें कोई नई एडवांस चीज़ हम सीखने नहीं जा रहे बट हम उसी लास्ट असाइनमेंट की तरह इस क्लास में भी ड्राइंग पर फोकस करेंगे। बट इसमें ट्राई करेंगे कि कुछ नए पॉइंट्स हमारे सामने आए और उसमें हम महारत हासिल करें। चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर ताकि हम असाइनमेंट को प्रैक्टिकली कर सकें। You got me running. Shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको अपने स्टार्टिंग में कोर्स आउटलाइन में हमने डिस्कस किया था कि हमारी ट्रेनिंग के 4 मॉड्यूल्स होंगे, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 1 में स्केचिंग, दूसरे में डिजिटाइजिंग, थर्ड में एडिटिंग और फोर्थ मॉड्यूल में कंसोलिडेशन होगी। अभी हमारा पहला मॉड्यूल जारी है। इससे पहले हमने एक पहली क्लास अटेंड की और उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हमने अडॉप्ट की और उम्मीद करता हूं कि आपने ये असाइनमेंट सॉल्व कर ली होगी और रिपीटेड प्रैक्टिस भी इंश्योर की होगी। सिर्फ असाइनमेंट एक बार करने का नाम नहीं, मीन के जितना मैंने डेडलाइन दी या जो मेरी नीड है या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपने एक्सरसाइज करनी है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो टास्क्स हैं, वो आपने इंश्योर करने हैं कि उसकी नोटबुक तैयार करें। आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास का कोड 0102 है, इस जिसका मतलब है कि ये पहले मॉड्यूल का दूसरी क्लास। इसमें हम वेक्टर ड्राइंग और इंटरफेस कंट्रोल इन वेलकम सीखेंगे। इसमें कोई एडिशनल चीज़ हम सीखने नहीं जा रहे बल्कि उसी क्रिएटिविटी को कुछ एडवांस करेंगे। अगर जो हम इसको कंटेंट को रीड करें तो आपको इस क्लास की ऑब्जेक्टिव का अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि अब आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये असाइनमेंट शीट आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे और उससे उर्दू में ट्रांसलेशन करवाएंगे तो आपको ट्रांसलेटेड असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। और अगर जो इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो हर असाइनमेंट, हर टास्क का जवाब भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें, रिसर्च को आदत बनाएं। हमारी असाइनमेंट टास्क वही रूटीन की तरह 10 होंगे। नंबर 1, क्रिएट अ वेक्टर स्केच ऑफ द गिवन इमेज एंड अप्लाई रीसाइजिंग टेक्निक्स। इसमें एक नई चीज इन्वॉल्व हुई, रीसाइजिंग। स्केच तो हमने लास्ट असाइनमेंट का भी बनाया था जो जिसमें हमने रोज पर प्रैक्टिस की थी। इसका भी स्केच बना रहे हैं और इस वक्त ये थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लुक नज़र आ रही होगी। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड स्टिच की इम्प्लीमेंटेशन है। ये डिजिटाइज शुदा डिज़ाइन है और इसके ऊपर स्टिच अप्लाई हुआ है। एडवांस लर्निंग के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ कि ये जो सरफेस पे जो इफेक्ट नज़र आ रहा है इसको हम ततामी स्टिच कहते हैं।
हमने एक असेस करना होता है, प्लेन को भी हम असेस करते हैं, बट इसमें वाजे हमें नुमाया नज़र आ रहा है कि कोई स्टिच अप्लाई कि डिज़ाइनर ने या क्रिएटर ने कोई स्टिच अप्लाई किया है। तो जब हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं तो ये ततामी स्टिच कहलाता है। इसकी आगे फर्दर पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन बिकॉज बिकॉज ये हमारी क्लास स्टिच रिलेटेड नहीं, हमारी क्लास ये स्केचिंग पर फोकस है, इसलिए हम इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। चलें, हमारी पहली क्लास में स्केचिंग तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन रीसाइजिंग का वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। तो रीसाइजिंग का मतलब ये होता है कि इसको साइज को मॉडिफाई करना। इस वक्त जब हमें आर्ट वर्क देखते हैं तो ये मुकम्मल शीट है, ये बेसिक तो शीट है। आर्ट वर्क हमारा ये फ्लावर है। अगर जो मैं इसको बाउंड्री दूं, अभी मैं रूलर को हाईलाइट करूंगा कंट्रोल आर से ये रूलर अपीयर हुआ और रूलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक लाइन शो करेगा यहाँ, और दूसरी लाइन यहाँ शो करेगा। ये मैंने एरिया डिफाइन किया है इसका, कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इसको मैयर करेंगे, तो मैयर की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? एम। एम करने के बाद मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा, जस्ट क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं क्लिक नहीं करूंगा, जस्ट साइलेंट खड़ा रहूंगा, तो वो कर्सर बताएगा कि 122 mm। अच्छा, चले इसी बहाने हम एमएम को भी डिस्कस कर लेते हैं। एमएम स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर्स। 1 इंच में तकरीबन 25 मिलीमीटर होते हैं, 25.4। अगर जो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं तो 122 में कितने इंचेस होंगे? जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अगर जो मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्री देता हूँ, लिमिट्स देता हूँ, तो 122 mm, इट मीन के अप्रोक्सीमेट 5 इंचेस। तो क्लाइंट पूछता है कि ये मेरा डिज़ाइन किस साइज का है, तो आप इस तरीके से उसको बताएंगे। जस्ट एम करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और दूसरा क्लिक, यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, साइलेंट खड़े रहेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपका ये 122 mm है। तो अब क्लाइंट की नीड ये है, तो कि वो पूछता, अगर जो कभी आपने इसको आगे वो फर्दर वो पूछता है कि इसको हम 6 इंचेस में लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम एक तरीका इख्तियार करते हैं। इस फ्रेम के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इमेज का हमारा कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ आर्ट वर्क को हमने फोकस करना है। ये लाइन ड्रॉ कर ली, जिस तरह कल आपने लाइन लगानी सीखी थी। अब ये बता रहा है कि ये लाइन की विड्थ 120 mm है, बट क्लाइंट को हमारे 6 इंचेस चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि 6 इंचेस में 150 mm होंगे। तो अराउंड फिगर आपने ले लेनी है कि 25 mm का 1 इंच है, तो 6 इंचेस का 150 mm हुए। और ये इसने यहाँ पर परसेंटेज चेंज कर दी, इससे पहले यहाँ 100 लिखा हुआ था, तो विड्थ में मैंने ऐड किया था 150। तो हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी की कमांड है कंट्रोल सी, और किसको बड़ा करना था? इमेज को। तो कंट्रोल होल्ड करते हुए इमेज को भी पकड़ लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं या कंट्रोल ए कर सकते हैं, इससे ये टोटल चीजें जो भी इस कैनवस पे मौजूद हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और जो कॉपी किया था एरिया, वहीं पर आपने यहाँ आकर कंट्रोल वी की कमांड देकर पेस्ट कर देना है, और जस्ट एंटर करेंगे तो वन गो में ये ऑब्जेक्ट एनहांस हो जाएगा। अब देखें, ये कर्सर की विड्थ बता रही है 149 mm, अराउंड 150 mm, या हम इसको भी बड़ा करके मेजर कर लेते हैं। अब ये यहाँ हो गया, बड़ा होने के बाद ये यहाँ हो गया। अब इसको मेजर करेंगे जस्ट एम से, तो एम से मेजर करके ये दिखाएगा कि ये तकरीबन 150 mm हो गया। इट मीन के हमने ये साइज जो तकरीबन पहले 4 इंच का था, 5 इंच का था, इसको हमने 6 इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। ये थी मेरी रीसाइजिंग की टेक्निक। इसके बाद कुछ एडवांस टेक्निक भी हैं, लेकिन नेक्स्ट फेजेज में हम वो भी सीखेंगे। आपने देखा कि ये हमने रूलर ड्रॉ किया था कंट्रोल आर के जरिए, और इन लाइंस को हम गाइड्स कहते हैं, और ये हम आर्जी तौर पर ड्रॉ करते हैं जब भी हमें किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर जो इसको हमने आर्जी तौर पर हाइड करना है, तो क्योंकि ये रूलर पे ड्रॉ होती हैं, तो रूलर को हाइड करने की कमांड कंट्रोल आर है। जब रूलर हाइड होगा तो ये लाइनें भी हाइड हो जाएंगी। लेकिन दूसरी सूरत में आप चाहते हैं कि रूलर मुझे चाहिए किसी और काम के लिए, बट ये गाइड्स नहीं चाहिए,
तो मैं इसको यहाँ से येलो से पकड़ूंगा, डिलीट भी कर सकते हैं, बट ये ड्रैग करके आप बाहर फेंक देंगे। क्लिक किया, पकड़ा, और पकड़ के आपने इनको बाहर फेंक देना है, ये। और इस तरीके से ये आप बाहर फेंकेंगे। ये दो वे हैं, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अचानक आपका कीबोर्ड को हाथ लग गया, इमेज आप महसूस करते हैं डिलीट हो गया, लेकिन अब याद होगा कि मैंने सिखाया कि जब इमेज हाइड हो जाए उसको एक्टिव करने की कमांड डी है। अब मैंने रीसाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगला टास्क क्या था। अगला टास्क ये था कि एक्सप्लोर डिफरेंट क्रॉपिंग मेथड्स एंड अप्लाई देम टू द आर्ट वर्क। क्रॉप करना होता है किसी चीज को कट करना, एक्सट्रैक्ट करना और उसमें से निकालना। आपको इन फ्यूचर जब एक डिजाइनर डेवलप हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बहुत बड़ा शीट दे दी जाएगी, बहुत बड़ी शीट दे दी जाएगी, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ एक मोटिव को फॉलो करना है, बाकी हमारे लिए अननेसेसरी है। इसी तरीके से जैसे ये पेज आपके सामने नजर आ रहा है, ये पेज ले लें, या इसको हम अगर जो अनलॉक कर लें शिफ्ट के से, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये राइट क्लिक से ड्रैग करूंगा, तो राइट क्लिक से इधर ड्रैग करूंगा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाए यहां पर। ये इसलिए किया है ताकि ऑब्जेक्ट खराब ना हो और आपको मैं दिखा दूं क्या एक्शन हुआ है। बाज़ ये होता है कि हमने इस अननेसेसरी पार्ट को डिलीट करना है ताकि ये डाइवर्ट, इसकी रीजन एक तो ये होती है कि आपकी डाइवर्शन इस एरिया पे ना जाए, एक ये रीजन होती है। और दूसरी रीजन ये होती है कि बाज का बहुत बड़ा इमेज होता है तो वो सिस्टम पे हैवी होता है और सिस्टम बार बार स्टक हो रहा होता है, तो इसके लिए भी लाइट वेट रखने के लिए हम एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट कर देते हैं। सूरत कोई भी हो, डिलीट करने का मेथड एक ही है। कैसे करेंगे? इमेज को पकड़ेंगे, अनलॉक करने के बाद लॉक किया हुआ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता, तो ग्राफिक्स में जाऊंगा, ग्राफिक्स में जाकर क्रॉप बिटमैप की कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। जिस किस्म की शेप हमने कट करनी है, मीन के स्टार 5 कॉर्नर वाली है, 4 कॉर्नर वाली है, हार्ट शेप में, एलिप्स में, रेक्टेंगल में, या एनी शेप में, तो मैं अभी फिलहाल इसी से हमारा काम काफी होता है। रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा और इस पे रेक्टेंगल क्लिक करके ये बॉक्स ड्रा कर दूंगा जितना एरिया कटिंग करना है। सपोज मैंने यहां तक कट कर लिया। अब आपने देखा कि आपने फ्रेम तो लगा दिया, लेकिन इमेज की सिलेक्शन अभी उतनी बड़ी नजर आ रही है जितनी पहले थी। इट मीन कि ये एक आरजी वैल्यू शो कर रहा है, ये फाइनल नहीं है। बिकॉज फाइनल है भी नहीं। ये देखें इतना बड़ा एरिया अभी फालतू साथ जुड़ा हुआ है। इसको भी हम हाइड करेंगे कैसे? क्रॉप बिट में फिर दोबारा जाऊंगा और यहां आकर अगेन एक नया रेक्टेंगल इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने फिट करके देख लिया। और अब वो कह रहा है ठीक है आप इतना चाह रहे हैं कटिंग करना, मैंने कहा यस। अब इसकी सोल्यूशन ये है कि यहां जाएंगे, फाइनलाइज क्रॉप, ये क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरीके से फाइनल हो गया। अब ये पोर्शन हमारे लिए काम करने के लिए काफी है और बाकी एरिया की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्रॉप करेंगे। आप भी इस वीडियो को ऑन कर लीजिएगा और इसी प्रोसीजर से फॉलो करें। ठीक है। अब मैंने ये इमेज दोबारा ले आया, यहाँ पर लॉक कर दिया। फिर अगला मैं टास्क देखता हूँ, टास्क 3, डिस्क्राइब द स्टेप टू लोकेट हिडन टूल बार्स इन वेलकम। मीन के इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि जो कुछ टूल बार हिडन है या आपको किसी ऐसी टूल बार की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ से आएगी। सपोज यहाँ पर इस वक्त फिल स्टिचेस के बारे में कोई टूल बार मौजूद नहीं, या मुझे अभी फिल स्टिचेस की बात नहीं करनी। आउटलाइन की मैंने जानबूझ के रिमूव कर दी। अब मुझे आउटलाइन, एक तो मुझे ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार चाहिए होती है, वो यहाँ पर मौजूद है, डबल क्लिक किया वो अपनी जगह पर वापस चली गई। और ये वाली टूल बार अभी मुझे नहीं चाहिए, हटा दें बेशक। अगर जो ये भी टूल बार आपको अगर जो नहीं चाहिए बेशक डिलीट कर दें। अब इस कंडीशन में भी मुझे एक टूल बार चाहिए। वो कौन सी टूल बार है? वो आउटलाइन स्टिच टूल बार, वो हमें स्टार्टिंग में चाहिए होती है। तो मैं विंडोज में जाऊंगा, टूल बार को क्लिक करूंगा और यहाँ हम देखेंगे कि आउटलाइन स्टिच टूल बार्स कहाँ है। आप यहाँ से थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा और ये बताएगा। ये देखें डेड है, यहाँ
टिक नहीं हुआ हुआ। इसको क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगी, और इसको यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो ये अपनी जगह जाकर प्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये तीसरा टास्क सॉल्व बता दिया कि हम किस तरीके से हिडन टूल बार्स को एक्टिव करते हैं। फोर्थ टास्क क्या है? एक्सप्लेन हाउ टू लॉक एंड अनलॉक द इमेज। ये रिपीट होगी हमारी क्लास। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जो रिपीटेडली आपके सामने आ रहे होंगे। इसका मुझे पता है कि रिपीटेडली है, बट इसका मकसद ये होता है, कुछ कमांड्स आपको टेस्ट के तौर पर डाल दी जाती हैं जो पहले भी हमने सीख ली होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्या अब आपको याद है? जैसे अभी मैंने उसमें देखा, लॉक एंड अनलॉक कैसे करते हैं, मैं दो तीन बार तो पहले बोल चुका हूं। अब आप इसको कैसे करेंगे? क्लिक किया, के, जस्ट के, लॉक, और ये देखिए मर्ज हो गया। अगर जो शिफ्ट के करूंगा तो अनलॉक। ठीक हो गया। ये जो फोर्थ टास्क भी हमारा मुकम्मल हुआ। फिफ्थ टास्क क्या है? ये आपका नोटबुक पे एंट्री का काम है। राइट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल एंड देयर फंक्शंस। वो कहता है ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार को बताओ और इसके फंक्शन बताओ। आपने ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार को यहां रख लेना है। आपने हर एक कर्सर के ऊपर कर्सर रखना है। डिजिटाइज ओपन शेप, डिजिटाइज क्लोज शेप, डिजिटाइज कॉलम शेप, डिजिटाइज रेक्टेंगल, एलिप्स, बेसिक शेप्स, फ्री हैंड, फ्री हैंड क्लोज शेप, और ये एंगल्स, ये एड होल्स, एप्लिक। ये आपने थोड़ा सा रिकॉल करना है, नोटबुक पे एक एक चीज को लिख लेना है। और जैसे, और इसका तरीका ये रखिएगा, जैसे कि अभी मैंने कहा ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार एक्सप्लेन करें, और अभी आप महसूस कर रहे होंगे मैंने अभी तो ये फ्री हैंड सिखाया ही नहीं, अभी तो मैंने ये फ्री हैंड क्लोज शेप भी नहीं सिखाया। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो मैंने टूल बार क्लियर नहीं किए, लेकिन सवाल आ गया आपके आगे। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप हर टूल बार को लिखेंगे, नाम यहां से लिख लेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन जिस वक्त आपके इल्म में ये बात आ जाए उस वक्त उसके आगे लिख देंगे। ग्राफिक डिजिटाइजिंग में ये पहली शेप है ओपन शेप, और ये क्लोज शेप अभी हमारा इसी से वास्ता है। इवन के अभी ये भी और रूटीन की शेप्स हैं, बट अभी हमें इसको डिस्कस नहीं करना। आपने नोटबुक पे पहली शेप लिखनी है ये, दूसरी लिखनी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लाइनों को कवर कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जिसके बारे में आपको पता चल जाए उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। या ऐसा भी कर सकते हैं, इसके आप ये पहला कॉलम लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें ओपन शेप, इसके आगे की लाइन ब्लैंक छोड़ दें अगर जो आपको नहीं पता। अगर जो ये नहीं पता इसके सामने भी ब्लैंक छोड़ दें, बट इस वक्त मैंने बता दिया। जब आपको कोई ओपन शेप लाइन, जैसे कि ये तस्वीर से नुमाया है, इस किस्म की शेप बनानी हो तो आपने ये टूल यूज करना है। और अगर जो आपने क्लोज शेप चारों तरफ से बंद बनानी है तो फिर ये टूल यूज करना है। इसके अलावा हमारा इसमें कोई टूल फिलहाल इस्तेमाल नहीं होगा। जो इस्तेमाल नहीं होगा अभी हम उसको उस पे टाइम नहीं लगाएंगे। ओके हो गया। ये आपने राइट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार एंड देयर फंक्शंस, इस तरीके से आपका ये क्लियर हुआ। जिस जिस के बारे में आपको पता चलता रहे आप उसको लिखते रहें। नंबर 6 में डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड रिस्टोरिंग टूल बार इन द इंटरफेस। अगेन ये वही था कि अगेन देखें किसी और रंग से रिपीट हुआ। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके फिंगर टिप्स पर लाना है इसको। इसमें बताया है कि टूल बार को रिमूव करना, रिस्टोर करना, और रिमूविंग एंड रिस्टोरिंग द टूल बार्स इन द इंटरफेस। इंटरफेस पर आपने रिमूव करना और लाना है। तो अगेन यहाँ पर आप इसको यहाँ से अपनी जगह पोजीशन भी कर सकते हैं, और अगर जो इसको रिमूव करना चाहें तो आउटलाइन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर जो दोबारा लाना चाहें तो फिर टूल बार में जाएंगे और यहाँ से आउटलाइन को क्लिक करके और यहाँ आकर दोबारा प्लेस भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रोसीजर हुआ इसका। ठीक हो गया, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। आगे सेवंथ में है प्रैक्टिस प्रॉपर सेविंग टेक्निक्स यूजिंग द करेक्ट टाइम एंड कोड। अब ये यहाँ बिफोर टाइम आ गया असाइनमेंट, कि आपको मैंने सिखाया था कि जब भी आपने कोई डिजाइन सेव करना है, प्रॉपर कोड, और सपोज ये डिजाइन आपने सेव करना है तो आप सेव करेंगे, सेव एज में जाएंगे, और जहां भी आपने इसका फोल्डर बनाया हुआ है, सपोज
सपोज आपने डी ड्राइव पर या किसी भी जगह आपने फोल्डर बनाया हुआ है, तो जैसे ये फर्ज करें ये लोगो डिजाइन असाइनमेंट का फोल्डर बना हुआ है सपोज आपका, तो मैं इसको ओपन करूंगा और यहां पर फाइल कोड दूंगा। क्या दूंगा? आज ये असाइनमेंट कौन सी कर रहे हैं? 0102। ओके, आज डेट क्या है? 4 अगस्त 26। 4 अगस्त 26। ओके, स्पेस, फिर दोबारा स्पेस। कितनी बार ये काम कर रहे हैं? ये पहली बार बना रहा हूं। फिर स्पेस। ये पहली बार कितनी देर लगी है? मुझे 30 मिनट्स लगे हैं सपोज, या 10 मिनट लगे हैं। ओके, मिनट्स ये लिखकर आपने डिजाइन ओके कर दिया। इसी तरह दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, यानी कि आज की डेट में जितना काम करेंगे इसी कोड से कंटिन्यू रहेगा। तो अब आपने जो सबमिशन करनी है तो प्रॉपर कोड के साथ, फाइल के साथ करनी है। आप 8 टास्क किया है, रीड्रॉ द गिवन ऑब्जेक्ट 10 टाइम टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। अगेन ये है कि बनाना तो एक बार भी काफी है, ये 10 बार क्यों कह रहा है? तो आपको कई बार मैं समझा चुका हूँ, एक्यूरेसी एक बार करने से नहीं आएगी, रिपीटेड काम करने से आएगी। जैसे मैंने स्टार्टअप में आपको बताया था कि आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, और दूसरा दोस्त सिर्फ लेक्चर लेके चला जाता है। जब सक्सेस लेवल आएगा तो जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी वो आगे होगा और दूसरा कंफ्यूज होगा। ठीक हो गया ना? याद रखिएगा और अभी से जज करके देख लें बेशक। नाइन्थ पॉइंट क्या है? इस एक तो एट्थ में आपने इसको कोशिश करना है कि 10 बार तो मैंने लिखा है, आप इसको 100 बार भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बात को खत्म किया, यानी कि इसकी लिमिट्स कोई नहीं है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये कितनी बार बनाना है? इसका एक मैंने हल्का सा मेथड रखा है कि अगर जो आप पहली बार इसको 20 मिनट में बनाते हैं तो आपने 30% पर लेकर आना है इसको। यानी कि 20 मिनट में पहली बार बना तो 30% पे कितने बार में आएगा? आपका तकरीबन 6 to 7 मिनट्स। 6 to 7, यानी कि इसको इतनी बार प्रैक्टिस करना है, आपने इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि ये 6, 7 और 8 मिनट के अंदर अंदर बनाना शुरू कर दें। अगर आपने पहली बार ये 20 मिनट में बनाया है तो इसका 1/3 कितना होगा? तकरीबन 6 से 7 मिनट। तो ये एक मेथड है। अगर जो एक डिजाइन आप 3 घंटे में बनाते हैं तो प्रैक्टिस लेवल आपका इतना मेच्योर होना चाहिए कि वो आप 1 घंटे में बनाना शुरू कर दें। तो इट मीन के 1/3 लेवल पर लेकर आना है अपने काम को, और 1/3 लेवल तक आने के लिए आपको 100 बार भी प्रैक्टिस करना पड़े तो करें। ठीक है। अब आखिर में ये मेंटेन आर्ट वर्क बुक टू डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस एंड नोट्स। अगेन वही ताकीद है आपको, स्टार्टिंग में हर लेसन में मेरी ताकीद चलती रहेगी कि आप इस क्लास में जो भी नई बात सीख रहे हैं वो इसको नोट करते रहें और कोशिश करें कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और एक रफ नोटबुक रखें कि जब आप घर में बैठ के काम करते हैं तो जो जो इश्यूज आए तो आप उसको राइट डाउन भी करें। अगेन लास्ट में वही है, सेव द फाइनल डिजाइन एज ये कोड है, और शेयर द कंसर्न इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप को प्रॉपर इस्तेमाल किया करें और अपना जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसाइल हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी डाला करें, और ताकि इससे बाकी दोस्तों को भी अवेयरनेस हो और मैं भी देखूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो ये तो मैंने आपको इसको असाइनमेंट को रीड करना और असाइनमेंट को बनाने से पहले आपको ये बताना कि इसमें आपने क्या क्या करना है और इसमें क्या चीज़ें नई सीखने को आएंगी, और अब आगे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं असाइनमेंट को। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद एक रिजल्ट आया कि हमने इसको इन प्रोसेस से गुजार कर ड्राइंग करना है, क्योंकि हमारा ये स्केचिंग का लेवल है और क्रिएट करना है। अब इसको आपने लॉक कर दिया। ओके, अब आप देखें, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका ब्लरी एरिया है, ये पिक्सेलेट हुआ हुआ है, आपका ये पिक्सेलेट हुआ हुआ है। अब आप इस बारे में कंफ्यूज होंगे कि ये लाइन मैं यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं या कहां से शुरू करूं। आपने जब भी लाइन ड्रॉ करनी है ये ब्लरी एरिया से बाहर रख के करनी है। ये जहां ब्लर नजर आ रहा है बिल्कुल इसके एज पर
आपने रखकर आउटलाइन करनी है, और आपने बिल्कुल भी इसमें जो शेप्स कट्स की आ रही हैं इसको इग्नोर करना है, इसको फ्लो में बनाना है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी ये पकड़ा, आपका किसी भी कोशिश करें डिज़ाइन को किसी एक कॉर्नर से शुरू करें, या आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं अब इसके लिए ग्राफिक टूल टूल सेलेक्ट कैसे करूंगा, ये आप एक ताकीद याद रख लें, सब बच्चे इसमें गलती करते हैं। अभी हमने स्टिच को हाथ नहीं लगाना, वेक्टर ड्राइंग करनी है। जैसे नर्सरी के बच्चे को पेन अलाउ नहीं ना होता, तो आपको थ्रेड अलाउ नहीं है। तो इसका क्या तरीकाकार है कि आपने यहां से, ये ड्राई पेन है, मैंने पहले भी बताया था, ये ड्राई पेन है, पकड़ लिए, और ये मेरी इंक पॉट्स हैं, और इंक कौन सी लेनी है, ये पेंसिल वाली, और इसके अलावा कोई टूल नहीं पकड़ना है। इन दो स्टेप्स के बाद ही आपने काम करना है। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर कोई स्टिच लगा होता है तो उसी तरीके से स्टिच लगाना शुरू कर देती है मशीन। तो अभी आपने इसको टच नहीं करना। ये ग्राफिक डिजिटाइजिंग का एक स्टेप पकड़ा, दूसरा स्टेप ये टूल बार में से वेक्टर का पकड़ा, यानी कि ये पेंसिल की लाइन ड्रॉ करेगी। अब मैंने ये कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर के लिए आपको ट्रिक बताया था, लेफ्ट क्लिक, ये कर्व है, यहाँ राइट क्लिक, ये कर्व है, ये राइट क्लिक, ये कॉर्नर है, ये लेफ्ट क्लिक, ये कर्व है, ये राइट क्लिक, ये कॉर्नर है, लेफ्ट क्लिक, और ये कर्व है, ये राइट क्लिक, एंड जस्ट एंटर। माउस का स्क्रॉल व्हील भी एंटर होता है। ये देखें मैंने कर दिया और ये ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर जो आप जरूरत महसूस करें, एच करके हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, यूं लाकर या यूं लाकर। असल में खूबसूरत लुक डिज़ाइन की यही है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में ये इसकी सेटिंग करे। आप कोशिश करें कि इसको फॉलो करें। ठीक हो गया? अगेन मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, इस वक्त ये जेन्युइन जो क्लिक्स लगे हैं, एच कर लेंगे तो ये शेप देखें। ये ब्लू डॉट का मतलब है कि आपने यहाँ राइट क्लिक किया है, येलो डॉट का मतलब है कि आपने लेफ्ट क्लिक किया है। कभी ऐसा होता है कि आपने राइट क्लिक कर दिया होगा गलती से, तो आपकी ये शेप इस तरह आ जाएगी, और वो जो येलो डॉट है वो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। इसका तरीका यही है, इसको वापस लाना। इसको पकड़ेंगे, जस्ट स्पेस देंगे तो कन्वर्ट होके कॉर्नर, फिर स्पेस देंगे, कॉर्नर कन्वर्ट होके कर्व, ये आपस में इंटरचेंज होता रहेगा। तो अब आपने ये देख लिया, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये प्रॉपर नोड्स लगी हुई हैं। इससे बेहतर नोड्स नहीं लग सकती, इससे कम भी नहीं लग सकती, इससे ज्यादा भी नहीं लगती। बट आपने अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपका अभी लर्निंग फेज है, ये 1 साल के बाद की बातें हैं कि आपके नोट ज्यादा क्यों लगा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपका स्टेप बाय स्टेप जब प्रैक्टिस करेंगे ये नोट्स कम होती जाएंगी। ये तो मेरी लोएस्ट है ना, आपने तो 100 नोट्स के साथ ये बनाना है। किसी ने 20, किसी ने 30, लेकिन ये 5 या 6 नोट के साथ बनेगा। इसका मेथड क्या है, रिपीटेडली आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि ये क्लोज शेप है, ये एजेस के ऊपर बनना है, तो मैंने क्लोज शेप पकड़ा, तो ये लेफ्ट कॉर्नर किया, लेफ्ट क्लिक किया। अब ये देखें, ये अज्यूम किया यहां खड़े होकर, आपने स्मूथ कर्व कैलकुलेट करने हैं। ये देखें, स्मूथ पतंग के शतीर की तरह, जितना एरिया आप समझें कि ये स्मूथ कर्व है, यानी कि जिग जैग फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, उन स्टेप्स पे आपने काम करना है। यहां खड़े हुए और यहां आपने सोचा, ये स्टार्टिंग में ही ऐसी टेक्निक्स लगानी होंगी, बाद में आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, आपके क्लिक स्टेप बाय स्टेप लग रहे होंगे। मैंने यहां आकर राइट क्लिक किया, और फिर वहीं जहां खड़ा हो गया वहां पर राइट क्लिक किया, और फिर यहां आकर देखा, ये देखें ये कॉर्नर है तो यहां डेप्थ है, तो राइट क्लिक किया, और यहां आकर कॉर्नर पे लेफ्ट क्लिक किया। ओके, यहां आकर देखा ये स्मूथ कर्व है, यहां आकर राइट क्लिक किया, और यहां आकर फिर राइट क्लिक किया, और यहां लेफ्ट क्लिक किया, और यहां फिर राइट क्लिक किया, और जस्ट एंटर, ये बन गया। इसी तरीके से ये यहां लेफ्ट क्लिक किया, यहां हाइट है, राइट क्लिक किया, यहां डेप्थ है, राइट क्लिक किया, यहां फिर हाइट है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक किया, सॉरी कॉर्नर है, यहां राइट क्लिक किया, कर्व है, यहां राइट क्लिक किया, यहां हल्का सा डाउन है, यहां राइट क्लिक किया, और यहां एंटर किया। ये अलिफ मद्दा की शेप का बन गया। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है। सपोज ये यहां से कॉर्नर से लेफ्ट क्लिक किया, यहां से राइट क्लिक, और यहां से राइट क्लिक, यहां से राइट क्लिक, और यहां से लेफ्ट क्लिक, यहां से राइट क्लिक, यहां से लेफ्ट क्लिक। और ये आपने देखा होगा, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है हम क्लिक्स करते हैं, ओनली 2 डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। कैसे? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, 2 डायरेक्शंस को कैसे, यहां से सपोज लेफ्ट क्लिक किया, एक आपने डीप वैल्यूज को देखना है, ये डीप है,
डीप है और कर्व है, ये हाइट है और कर्व है, कर्व जब भी होगा राइट क्लिक। ये डीप है बट कॉर्नर है, लेफ्ट करूंगा। ये डीप है बट कर्व है, राइट क्लिक करूंगा। ये हाईएस्ट है बट कर्व है, मैं राइट क्लिक करूंगा। ये भी हाइट है बट कर्व है, राइट क्लिक करूंगा और ये ज्वाइंट आपका खुद ब खुद एंटर से हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम अब इस शेप को बना लेते हैं, इस पे काम करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट क्लिक है, आप मैं बोलूंगा नहीं, आप दिल से आवाज देते रहें। यहां जो क्लिक करना है राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक है, और यहां राइट क्लिक है, और यहां लेफ्ट क्लिक है, यहां राइट क्लिक है, यहां लेफ्ट क्लिक है, यहां लेफ्ट क्लिक है, यहां राइट क्लिक है, यहां राइट क्लिक है, यहां राइट क्लिक है, और जस्ट एंटर है। ओके, इसी तरीके से आपने वन बाय वन सब ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और आपने रिपीटेड बनाने हैं। आप सोचे भी ना कि 8-10 बार बनाने से आपकी जान छुट जाएगी। असल प्रैक्टिस आपको इसमें मैंने 3 दिन दिए हैं। अब आपके पास 2 लेसन ड्यू हो गए। एक लेसन नंबर 0101 जो रोज था, गुलाब का फूल था, और एक ये 2। अब आप जितनी भी कोशिश करना है, आपने खुद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना। आपने दूसरी असाइनमेंट से एडवांस लेसन अभी नहीं पकड़ना। आपने जितना भी टाइम करना है, या मेरी इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखने में गुजारना है, या वर्कबुक बनाने में गुजारना है, या आपने इसको प्रैक्टिस करने में गुजारना है। तो आप इसको डिवाइड कर लें कि 1-2 घंटे प्रैक्टिस करें, 1-2 घंटे वीडियोस देखें, आधा घंटा ये करें। इसको कैलकुलेट करते हुए आप 6 to 8 आवर की वर्किंग किया करें। तो ये इस तरीके से आज ये हमारी असाइनमेंट मुकम्मल हुई, और अब आपने इसको समझ लिया कि हमने इसको कैसे करना है, और इसमें कुछ नई चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हुई, वो भी आपको सिखा दी। आई थिंक कि आपको समझ आ गई। फिर भी कोई इश्यूज हो जब आप असाइनमेंट कर रहे हो, नोट पैड पे लिखते रहा करें, और जब 8-10 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, 3 हो जाएं, नोट पैड पे टाइप करें या लिख कर मुझे व्हाट्सअप कर दें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है, और इस इदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम अमूर पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मावनीन को भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मारूफ मकाम हासिल है, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, जात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में आम करे। बिकॉज उसका ईमान है कि इसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप इदारा नहीं, बल्कि फैशन एंड टेक्सटाइल का एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम यहाँ अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशियां हैं। यही वजह है कि इस इदारे के सर्टिफाइड डिजाइनर की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करें, या अपनी किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it.